हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलेंगे और जो अगला ग्राफ है अपना आज के लेक्चर में वो है ग्राफ ऑफ x प्लस 1/x। यार ये वाला जो ग्राफ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएगा कि फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल, इसके बारे में बताओ। इसका डोमेन वगैरह भी पूछ लेता है, कई बार ये AMGM में भी आ जाता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट ग्राफ पे कि ग्राफ ऑफ x प्लस 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा। ओके भाई, तो चलिए सब, ये हमारा हो गया x एक्सिस। ओके, ये हमारा हो गया y एक्सिस। ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये जो लाइन है, एक डॉटेड लाइन मैंने ऐसे ही बना दी यहां पर। ये जो लाइन है बच्चों, ये होगी आपकी y इक्वल्स टू x वाली लाइन। क्लियर? ये जो डॉटेड लाइन है वो गई y इक्वल्स टू x वाली लाइन हो गई। ओके, ये हो गया आपका x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस। जो x प्लस 1/x का जो ग्राफ आएगा ना आप, वो इस तरीके से आएगा। यहां ऊपर से अप्रोच करते हुए आएगा इस टाइप से, और यहां से इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, इस टाइप से, और इधर इस तरीके से इस y इक्वल्स टू x को अप्रोच करते हुए आएगा, और यहां पर इस टाइप से ऐसे टर्न होते हुए इस y एक्सिस को अप्रोच करते हुए चला जाएगा। ओके, बात आ गई समझ में? यहां पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ये जो लोएस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चों आपका होता है x इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। क्लियर? और यहाँ पर जो -1 पे लोएस्ट पॉइंट होगा, ये x इक्वल्स टू -1 हो गया, और यहाँ पे बच्चों कितना आएगा आपका -2 आएगा। क्लियर? तो ये इसका ग्राफ होता है भाई, बात आई समझ में? ये इसका ग्राफ है। ओके, ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताई है कि ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन से नीचे नहीं जा सकता है, और यहाँ पे ये से ऊपर नहीं जा सकता है। ग्राफ ये है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। क्लियर? तो आपको मालूम चला यहाँ पे कि क्या है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है, जो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है, वो यहाँ पे -∞ से आ रहा है। मतलब वही रेंज और डोमेन की बात करें अगर हम बच्चों, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ इसका डोमेन कितना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि अलाउड वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो भाई डोमेन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू r-0। भाई डोमेन में क्या है, सिर्फ 0 नहीं है, ये -∞ से इधर से आ रहा है इस तरीके से, और कहां तक जा रहा है, +∞ की तरफ जा रहा है x एक्सिस में। x एक्सिस में देखो आप ये कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। x एक्सिस में देखो आप कि ये किधर से आ रहा है और किधर को जा रहा है। ये -∞ की तरफ से अप्रोच कर रहा है, ऐसे करके यहां से इधर से आ रहा है। ओके, और 0 पे ग्राफ है ही नहीं, और फिर 0 के बाद इधर जा रहा है। समझ लो बात को? तो मतलब डोमेन में सिर्फ 0 वाला पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट हैं। ओके, एंड रेंज की बात करें बच्चों हम कि रेंज में क्या है, तो ये हो गया 0। तो रेंज में क्या हो जाएगा, रेंज में बताइए आप कहां से आ रहा है ग्राफ, किधर से आ रहा है, नीचे से कहां से आ रहा है और ऊपर कहां तक जा रहा है, नीचे से कहां से आ रहा है और ऊपर कहां तक जा रहा है। तो ग्राफ आपका -∞ से आ रहा है और कहां तक जा रहा है, सिर्फ -2 तक, और -2 के बाद सीधा ग्राफ 2 से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। क्लियर? तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -∞ से -2, और -2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 से लेके ∞। बात आ गई समझ में? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। क्लियर? ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप। ओके, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, -∞ से। रेंज में कहां से स्टार्ट हुआ, -∞ से स्टार्ट हुआ, और कहां तक चला गया, +∞ की तरफ चला गया। ओके, कहां तक चला गया, +∞ की तरफ चला गया। बात आ गई समझ में? ओके, नाउ अब मैं आपसे बात करूं यहां पर, अब मैं आपसे बोलूं बच्चों यहाँ पे कि और क्या बता सकते हो आप इसके बारे में, क्या इसका कोई रूट है, क्या ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को कट कर रहा है, कोई रूट है क्या इसका, रियल रूट कोई है क्या? तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। इस ग्राफ का कोई भी रियल रूट नहीं है साहब, इस ग्राफ का कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है। क्लियर? रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस पर x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ तो कभी भी कट कर ही नहीं रहा यार, ये वाला ग्राफ तो कभी भी कट कर नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ओके, एक होता है एसिम्प्टोट, एक होता है एसिम्प्टोट्स। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा आज कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। क्लियर? एसिम्प्टोट होता है कि जब कोई भी ग्राफ किसी भी स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइटली अप्रोच करे, जब कोई भी ग्राफ, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी ग्राफ किसी भी स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइटली अप्रोच करेगा ना, इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा, उसे बोलते हैं एसिम्प्टोट, या फिर एक आम भाषा में बोल देते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी। क्लियर? टेंजेंट एट इन्फिनिटी, यानी कि वो इन्फिनिटी पे अगर टेंजेंट बनाती है कोई भी लाइन किसी भी कर्व के, तो वो उसका एसिम्प्टोट हो जाती है। या फिर आप बोल सकते हो कि ग्राफ
किसी भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी स्ट्रेट लाइन को, कोई भी फंक्शन का ग्राफ है आपके पास और वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को अगर इन्फिनिटली अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक उसके पीछे ही है, तो वो हो जाता है उसका एसिम्पटोट। तो यहां पे अगर हम एसिम्पटोट की बात करें, ठीक है, ग्राफ अप्रोचेस स्ट्रेट लाइन, मैं यहां पे पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि क्या है ये। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राफ अप्रोचेस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका एसिम्पटोट हो जाएगा। यहाँ पे जो एसिम्पटोट है वो क्या है, एक तो आपका वाई एक्सिस है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को, क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस को इन्फिनिटली अप्रोच कर रहा है, आप देखो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को इन्फिनिट तक अप्रोच कर रहा है, और एक y इक्वल्स टू x लाइन है, एक y इक्वल्स टू x वाली लाइन है, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू x लाइन, क्लियर। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ये ग्राफ जो है वो इन्फिनिटली अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों इसके एसिम्पटोट कहलाएंगे, क्लियर। बात आ गई समझ में। अगर आपसे बाई चांस पूछता है तो आप बता सकते हो, ओके। तो ये हो गया फंक्शन के ग्राफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसका डोमेन क्या होता है, r-0, इसका रेंज क्या होता है, -∞ से -2 और 2 से लेके इन्फिनिटी। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है और इसका रेसिप्रोकल है तो वो या तो -2 से छोटा होता है, -2 या 2 से छोटा होता है, या फिर 2 या 2 से बड़ा होता है। नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2, क्लियर। बहुत से लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x का जो मॉड आएगा ना बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, चलिए। x प्लस 1/x का जो मॉड आएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है ना। मॉड लगा दिया मैंने, मॉड का मतलब ये होता है बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, क्लियर। अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है तो बात आ गई समझ में। तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ x प्लस 1/x, ओके। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास, अब थोड़ा पीस वाइज फंक्शन पे जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सचेत रहिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज सिग्नम x, ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सिग्नम x। तो f(x) इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ऊपर, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट क्या है अपने पास, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ओके। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है बच्चों, सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं f(x) इज इक्वल्स टू SGN ऑफ x, या फिर कुछ लोग इसे SGM भी बोल देते हैं, सिग्नम ऑफ x, क्लियर। तो सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं SGN ऑफ x से या फिर SGM ऑफ x से, क्लियर। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया सिग्नम फंक्शन का। अभी आप ये पहचान लोगे, कहीं पे लिखा है SGN ऑफ x, मतलब ये तो सिग्नम फंक्शन की बात कर रहा है, क्लियर। SGM मतलब या फिर सिग्नम फंक्शन की बात कर रहा है, क्लियर। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम की जो वैल्यू होती है ना, सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x जो होता है बच्चों, वो या तो आपका -1 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। इसकी तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं, सिग्नम फंक्शन की सिर्फ तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो -1 आ सकती है, या फिर +1 आ सकती है, या फिर 0 आ सकती है, क्लियर। अब ये -1 कब आएगी, जब अंदर वाला यानी कि x जो है वो आपका नेगेटिव होगा। जब 1 कब आएगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 कब आएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा। बात आई समझ में। सिग्नम फंक्शन की सिर्फ तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं, -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। -1 कब आएगा, नेगेटिव नंबर्स पे, 1 कब आएगा, पॉजिटिव नंबर्स पे, 0 कब आएगा, 0 पर। बात आ गई समझ में। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा, देखिए, क्लियर। तो उसने बोला कि पॉजिटिव नंबर्स, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां से लेके ये 1 हो जाएगा आपका, क्लियर। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस तरीके से ये 1 हो गया। बात आ गई समझ में। अगर आप इसे नेगेटिव नंबर पर चेक करेंगे तो नेगेटिव नंबर पे ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर पे ये -1 वैल्यू हो गई इसकी, क्लियर। ये इसकी नेगेटिव नंबर्स पे आ गई वैल्यू। और x इक्वल टू 0 पे ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, क्लियर। यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से, क्लियर। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। बात आई समझ में। तो x अगर पॉजिटिव है, यानी कि जैसे 1 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं -2 होगा, एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा।
क्लियर। तो नेगेटिव नंबर पे ये वैल्यू है वो कितनी है, -1 है, पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है 1 है, और 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 0 आ रही है। यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर आप इसे देख पा रहे हो ना, तो ये मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाए हैं। क्लियर, ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाए हैं, मैंने आपको ग्राफ में बताया था ओपन ब्रैकेट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से ना, ये ओपन है यहाँ पे और ये भी ओपन ब्रैकेट है। क्लियर, तो ये ओपन ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक बच्चों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, अगर आप चाहो तो थोड़ा मैं इसे जूम करके दिखा सकता हूं आपको, अगर आप देख पाओ तो देखो ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है। क्लियर, ये वाला, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया सिग्नम फंक्शन। क्लियर, सिग्नम फंक्शन आ गया। तो सिग्नम फंक्शन की तीन ही वैल्यूज आती हैं ये। तो इसका डोमेन कितना है, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों को डोमेन कितना आएगा, तो डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन मतलब x की वैल्यूज। तो डोमेन तो r हो सकता है, x की तो कोई भी वैल्यू चलेगी, -∞ से +∞ तक आप इसमें कुछ भी रखोगे तो ये आपको तीनों में से कोई ना कोई आंसर दे देगा, ये तो -1 दे देगा या +1 दे देगा या फिर 0 दे देगा। क्लियर, तो डोमेन तो इसका r है, लेकिन रेंज जो होगा बच्चों क्या होगा, रेंज मतलब y पे वैल्यूज क्या क्या आएंगी इसकी, y पर वैल्यू क्या क्या आएंगी भाई इसकी, रेंज क्या होगा, y पे कौन सी वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है, फिर उसके बाद 0 आती है, फिर उसके बाद 1 आती है। तो यहाँ पे जो रेंज होगा इसका वो आ जाएगा -1, 0, 1। क्लियर, बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, बात आई समझ में। तो ये हो गया आपका सिग्नम x के बारे में कि सिग्नम x क्या होता है आपका। क्लियर, अच्छा अभी आप लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि मॉड फंक्शन क्या होता है। सिग्नम x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्नम x का दूसरा डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो सिग्नम x होगा ना, सिग्नम x वो बच्चों आपका ये हो जाता है x mod x अपॉन x, और यहां पे हो जाएगा आपका 0, ये हो जाता है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये आपका सिग्नम x हो जाता है साहब, बात आ गई समझ में। सिग्नम x आपका ये भी होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर, हाँ भाई इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, तो आप सिग्नम x को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है ना, mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी मैं जब मॉड फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे आ गया। फिलहाल के लिए तो आप ये समझ लो कि -1, 0 और 1 हो गया, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0 और 0 मतलब व्हेन 0। क्लियर, ओके। तो अब आपको ये देखना है कि अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से आप सिग्नम की वैल्यू बता दोगे। क्लियर, अब जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, सिग्नम 2, सेकेंड इज सिग्नम 4, थर्ड सिग्नम -7/2, फोर्थ सिग्नम 0, फिफ्थ बच्चों सिग्नम x² + 7, सिक्स्थ सिग्नम sin x - 2। क्लियर, फर्स्ट वाले का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। सिग्नम 2 की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ भाई सिग्नम 2 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी। अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव तो आंसर 1, अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव तो आंसर इज -1, अंदर वाला 0 तो आंसर इज 0। बात आ गई समझ में, अंदर वाला पॉजिटिव तो आंसर 1, अंदर वाला नेगेटिव तो आंसर इज -1, अंदर वाला अगर 0 तो आंसर इज 0। क्लियर, बस सिंपल सी कहानी है इसकी। तो सिग्नम 2 तो बच्चों पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, 2 क्या होता है पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या आएगा इसका +1 आएगा। यस और नो। क्लियर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लियर, और ये कितना आएगा सिग्नम 4 कितना आएगा भाई, सिग्नम 4 भी 1 आएगा, जबरदस्त। -7/2 नेगेटिव है, अंदर क्या है नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव तो सिग्नम -1, अंदर क्या है 0 है, 0 तो सिग्नम 0। ये क्या है x² + 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी x² + 7। अंदर वाला फंक्शन कैसा है, अंदर वाला चेक करो, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताओ, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, ये फाइंड अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। यार x² + 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो। भाई x² तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, x² + 7 तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा,
अरे हाँ या ना भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, प्लस उसमें आपने 7 और ऐड कर दिया तो वो तो हमेशा ही 7 से बड़ी होगी, समझ रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो सिग्नम एक्स का प्लस 7 क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइन एक्स माइनस 2 बच्चों, सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस 2, यार सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, हाँ भाई सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस 2 कितना होगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, अरे साइन एक्स की वैल्यू पता है ना आप लोगों को, अरे कुछ तो बोला करो बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके -1 के बीच में होती है। अगर आपने इसमें से -2 किया तो ये तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2 तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, यस और नो, ऑलवेज नेगेटिव। भाई साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, -2 है तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा हमेशा, तो ये नेगेटिव है तो सिग्नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। बात आ गई समझ में। तो अपने को बस यही देखना है कि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा -1 और जीरो है तो 0। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देना, 7th क्वेश्चन का आंसर अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है। 7 मैंने बोला कि इसका अब मेरे पास है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -9, इसकी वैल्यू बताओ जरा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -9, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -9 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -9 की वैल्यू क्या आएगी, ये सोच के बताओ। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -9, अंदर वाले पर सब कुछ डिपेंड करेगा, अंदर वाला पॉजिटिव तो आंसर 1, अंदर वाला नेगेटिव तो आंसर इज -1, अंदर वाला 0 तो आंसर इज 0। तो क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, जल्दी से फटाफट आंसर आने चाहिए सब लोगों के। हाँ भाई क्या क्या आंसर आएगा, ओके 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 ओके, जबरदस्त, ठीक है। तो इसके तो यार तीनों ही आंसर आ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर इसके आप आंसर फाइंड करोगे तो तीनों ही आंसर आ जाएंगे। कैसे भाई तीनों कैसे आ जाएंगे, तीनों कैसे आ गए सर, अरे सिंपल है यार, इसका 1 भी आंसर आ सकता है, 0 भी आंसर आ सकता है और -1 भी आ सकता है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, कैसे, जब ये अंदर वाला पॉजिटिव होगा, अंदर वाला जब पॉजिटिव होगा तो 1 आ जाएगा। भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता है अंदर वाला पॉजिटिव, ये आ सकता है ना, ये तो ग्रेटर देन 0, यानी कि x आपका 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर -3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन 3 यूनियन x इज लेस देन -3। या 0 कब आ सकता है बच्चों, जब x आपका जो है वो +-3 आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। चलिए -1 कब आएगा, -1 कब आएगा, जब x आपका बच्चों 3 से लेके -3 के बीच में होगा तो ये आपका -1 आ जाएगा। क्लियर, तो इसके तो तीनों ही आंसर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। अगर -3 से छोटी है और 3 से बड़ी है तो 1, अगर 3 है या -3 है तो 0, अगर -3 से 3 के बीच में है तो -1, सिंपल। क्लियर, अंदर वाला क्या है, ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, इन्हीं बातों पे ध्यान दो, देख लो, ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें बच्चों ये है कि अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव तो आंसर 1, अंदर वाला नेगेटिव तो आंसर इज -1, अंदर वाला 0 तो आंसर इज 0, खत्म बात। सिग्नम एक्स तो इसी में बेचारा, इसी में डूब जाता बेचारा सिग्नम एक्स, तो क्लियर, इसी में डूब जाएगा बेचारा। ओके, बात आ गई भाई समझ में। नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों की खुशी के लिए। 7th के बाद 8th क्वेश्चन, आप लोगों की खुशी के लिए एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे सब सिग्नम, और फिर मैंने बोला यहाँ पे साइन x-2 का होल स्क्वायर, सिग्नम ऑफ साइन x-2 का होल स्क्वायर, इसका क्या आंसर आएगा सर, इसका क्या आंसर आएगा, सिग्नम ऑफ साइन x-2 का होल स्क्वायर, इसका क्या आंसर आएगा। सारा खेल साइन x-2 पर डिपेंड करता है, साइन x-2 इज ऑलवेज नेगेटिव, साइन x-2 इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये कभी 0 हो सकता है, साइन x-2 कभी भी 0 हो सकता है क्या बच्चों, कभी नहीं हो सकता भाई। इसे 0 होने के लिए तो साइन x को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा ना। तो साइन x-2 इज ऑलवेज नेगेटिव, साइन x-2 इज ऑलवेज लेस देन 0, या सर नो, इतना तो समझ में आता है ना आप लोगों को भाई कि साइन x-2 जो है वो हमेशा ही क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया, अगर आपने साइन x-2 का स्क्वायर कर दिया तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव बन जाएगा। भाई किसी का भी स्क्वायर या तो 0 आता है या पॉजिटिव आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव आ सकता है। अब ये 0 तो कभी हो नहीं सकता है, ये 0 तो कभी भी पॉसिबल है नहीं, ये क्या आ सकता है आपका, पॉजिटिव ही आ सकता है सिर्फ।
तो इसका मतलब अंदर वाला कैसा है, ये तो पॉजिटिव फंक्शन है। ये तो क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है बच्चों, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, +1। तो 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कर लोगे, अंदर वाले फंक्शन की चलेगी, अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, अंदर वाला 0, सिर्फ इसकी चलेगी। ओके, बाकी तो ओके सब क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सिग्नम एक्स आपको याद रहेगा, सिग्नम एक्स का ग्राफ आपको पता रहेगा, इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि 0 पे जो ग्राफ है ना, 0 पे यहाँ पे आ जाते हो आप, तो 0 पे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये ग्राफ, 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर इसके रूट की बात करो तो ये एक्स एक्सिस को 0 पे ही कट करता है, तो x = 0 इसका रूट हो जाएगा। क्लियर? बाकी तो एसिम्पटोट वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि ये किसी को अप्रोच ही नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट तक किसी को अप्रोच कर नहीं रहा है। क्लियर? तो बस ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बाद में इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे सब, है ना। ओके, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम, ठीक है, सबसे बड़ा डर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। भाई ये तो मतलब ऐसा है, अगर बच्चों ये आपने सीख लिया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ये सिर्फ फंक्शन में ही नहीं आता है, ये कैलकुलस के अलावा अलजेब्रा में भी आने लग गया आजकल। अलजेब्रा में भी दे देते हैं, यहाँ से उठा के फ्रैक्शनल पार्ट उठा के दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर उठा के दे दिया। ठीक है, कैलकुलस में तो दे ही देते हैं, कैलकुलस मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड सो ऑन अप टू डिफरेंशियल इक्वेशन तक, वहां तक तो दे ही देते हैं। उसके अलावा भी कहीं पे भी दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है। और जेईई एडवांस के अंदर तो इस तरीके से डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को कि वहां तो मिक्स क्वेश्चन का जमाना है, ठीक है ना, वो तो मिक्स क्वेश्चन ही देते हैं ज्यादातर है। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी के अंदर जैसे कई बार प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन मिला दिया, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीके की। ओके, तो वो चलता है। तो ये समझ लो आप यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ओके, ताकि इसका डर निकल जाए हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट इज बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है साहब, ठीक है, इसे शॉर्ट में मैं GIF बोल सकता हूं क्या, इसे शॉर्ट में मैं GIF बोल सकता हूं क्या, ठीक है ना। तो शॉर्ट में मैंने इसे GIF बोला है, ठीक है, आई है बीच में, ध्यान रखिएगा आई बीच में है, ठीक है ना, तो आई को गायब मत कर देना, है ना। GIF है ये, ओके, GIF फंक्शन। इसके नामकरण और क्या क्या होते हैं, और क्या क्या नाम होता है इसका, देखो एक तो होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही हो गया, या फिर इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इसके नामकरण की बात चल रही है, इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोला जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाना कि GIF की बात कर रहा है। इसका जो दूसरा नाम है ना वो स्टेप अप फंक्शन भी होता है, स्टेप अप फंक्शन, इसे दुनिया वाले स्टेप अप फंक्शन भी बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ, ठीक है ना, स्टेप अप ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, ठीक है ना। अभी ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि इसे स्टेप अप क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसे स्टेप अप फंक्शन भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, बात आई समझ में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो इसे मैं तो जनरली इसे GIF लिखूंगा क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ता है GIF लिखना, ओके। और बाकी आपके क्वेश्चन में अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आ जाता है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बच्चों GIF ही होता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। क्लियर? अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर। ओके, तो चलिए सब, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज ये तो हो गई इसके नामकरण, स्टेप ऑफ फंक्शन, GIF एंड दिस, क्लियर। दूसरा इसके अंदर इट ऑलवेज गिव्स, सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे बॉक्स एक्स, इसे अच्छा बॉक्स एक्स भी बोल देते हैं कई बार, बॉक्स एक्स, पर ये नाम थोड़ा प्रचलन में है नहीं। ये जो बॉक्स एक्स है ना, ये प्रचलन में थोड़ा नाम नहीं है, मार्केट में तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही चलता है। तो fx इज इक्वल टू कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके का ब्रैकेट बना दिया जाएगा आपके सामने और इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, और वो लिखेगा क्वेश्चन में। जब तक जेईई के क्वेश्चन में लिखे नहीं तब तक आप इसे ब्रैकेट ही मानोगे। मैं यहां अपने पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे बोल दूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उस बात को लिखूं ना, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर वो इसे देगा तो साइड में लिखेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में वो ना लिखे तो आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानेंगे, क्लियर। तो आप इसे सिंपल ब्रैकेट माने, अगर वो लिखता है तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माने, क्लियर। अब इसकी बात करें हम, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया। ये जो होता है ना वो आपको हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू।
ये बच्चों हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है, ये हमेशा इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू, इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है ना। ये आपको हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा, मतलब या तो नेगेटिव इंटीजर दे सकता है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर दे सकता है, या फिर जीरो भी दे सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना। ये आपको जीरो, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर, क्या क्या दे सकता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर भी दे सकता है, ये आपको बच्चों नेगेटिव इंटीजर भी दे सकता है, ये आपको नेगेटिव इंटीजर दे देगा, और बच्चों ये आपको जीरो इंटीजर भी दे देगा, जीरो, क्लियर। इन तीनों में से कोई भी दे सकता है, क्लियर, लेकिन देगा हमेशा इंटीग्रल वैल्यू, देगा हमेशा इंटीग्रल वैल्यू। यानी कि अगर कोई आपसे ये बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3.2 है, पॉसिबल ही नहीं है साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3.2 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो हमेशा इंटीजर आएगी, यानी कि ये तो हो नहीं सकता है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है, क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 3.2, ये नहीं आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी 3.2 नहीं होता है, आप समझ रहे हो। x 3.2 हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा ये जो बाहर जो डब्बा बना है ना, ये जो डब्बा बना है ये इतने कमाल का डब्बा है ना, जब जब ये फंक्शन पे लगेगा तब तब उसे अंदर वाले फंक्शन को इंटीजर बना के भेजेगा, इस तरह की मशीन है ये। ओके, बात आ गई समझ में आपको। अब किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझेंगे, बहुत सिंपल सी भाषा में। आप लोगों ने नंबर लाइन तो सुना ही है ना, नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। इस पे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया 0, यहाँ पे बच्चों 0 होता है कुछ, यहाँ पे फिर कुछ 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एंड सो ऑन, क्लियर। इधर पॉजिटिव नंबर्स चलते जाएंगे, इधर बच्चों नेगेटिव नंबर आते जाएंगे आपके -1, -2, -3 एंड सो ऑन, क्लियर। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये एक नंबर लाइन हो गई। अब उसने बोला कि साहब अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कैसे करते हैं ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है पीछे वाली इंटीजर वैल्यू। ये क्या देता है आपको, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये क्या देगा, ठीक है, ये देगा x से पीछे वाली इंटीग्रल वैल्यू। मैं सिंपल लिख देता हूं पीछे वाली, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देता हूं नंबर लाइन पर पीछे वाली, ठीक है ना, नंबर लाइन पर पीछे वाली इंटीग्रल वैल्यू। ओके, नंबर लाइन पर पीछे वाली इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, ये इसका आंसर होता है। सिंपल, मेरी भाषा में तो सिंपल ये है कि नंबर लाइन पर जो भी आपकी पीछे वाली इंटीजर वैल्यू होगी, पीछे समझते हो ना, जैसे ये 0 है, 0 से पीछे कौन सा इंटीजर है, 1, 0 से पीछे कौन सा इंटीजर है, ध्यान से समझते जाइए, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, है ना। 0 से पीछे कौन सा इंटीजर है, -1, ये पीछे होता है, ये वाली साइड पीछे है, इस तरफ ये पीछे वाले काउंट होते हैं, क्लियर। 2 से पीछे कौन है, 1 है, 1 से पीछे कौन है, 0 है, 0 से पीछे कौन है, -1 है, -1 से पीछे कौन है, ये है। ये तो आप आगे की तरफ जा रहे हो ना, एक सेकंड, ये थोड़ा इसमें तो ऐसे रिफ्लेक्शन सारा होगा, नहीं इधर खड़ा हो जाता हूं ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो आप आगे की तरफ जा रहे हो ना भाई, ऐसे करके तो आप आगे की तरफ जाओगे, ऐसे करके आप पीछे की तरफ जाओगे, ऐसे करके आप आगे की तरफ जाओगे, है ना। बात समझ रहे हो, ये आगे आगे आगे, अरे स्क्रीन से बाहर निकल गया, अरे बैक 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 बैक। ओके, बात आ गई समझ में। तो पीछे वाली इंटीजर वैल्यू जो होती है वो इसका आंसर होता है सर, पीछे वाली इंटीजर वैल्यू। अब देखो एग्जांपल से समझो, अगर नहीं समझ में आया ना अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। जैसे मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मैंने बोला बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, 3.2 से का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3.2 से पीछे वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, 3.2 से पीछे वाली इंटीजर वैल्यू, 3.2 यहां पे कहीं होगा, यस और नो। 3.2 कहां पे होगा बच्चों, 3.2 यहां पे होगा कहीं, इस जगह पे 3.2 होगा कि नहीं होगा भाई, 3.2 यहां पे कहीं होगा। 3.2 से पीछे वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 3.2 से पीछे वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी है बच्चों, भाई यहां पे कहीं 3.2 होगा। आपका आमने बोल दिया कि सर 3.2 यहां पर है, 3.2 से पीछे वाली इंटीजर वैल्यू तो 3 है भाई, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। अब जैसे एक बार मैंने बच्चे से पूछा 3.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4। अरे पगलो, 3.999 से पीछे वाली इंटीजर वैल्यू, बस यही ध्यान रखो। 3.999 कहां पे होगा, यहां पे कहीं होगा कि नहीं होगा, 3.999, अरे लमसम यहीं पे होगा ना। तो इससे पीछे कौन सा इंटीजर आ रहा है, 3 तो ही आ रहा है, तो 3 आंसर होगा। पीछे वाली इंटीजर वैल्यू निकालो, राउंड ऑफ मत कर देना, क्लियर।
अगर कोई कल को आपसे पूछे कि 99.28 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 99.28 क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 99 होगा, पीछे वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी? 99। अब मैंने आपसे बोला, देखो फिर मैंने आपसे बोला कि माइनस का 1.32 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बच्चों? माइनस का 1.32। तो माइनस का 1.32 तो यहां पे कहीं होगा, यस और नो? भाई यहां पे होगा कि नहीं होगा? ये इससे पीछे इंटीजर कौन सा है? ये है माइनस का 2, तो यहां पे -2 आंसर आना चाहिए। चलिए अब देखो आप लोग बताना है, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग बताना कि मैंने बोला माइनस का 1 या फिर मैंने बोला माइनस का 3.5, ये बोल दिया मैंने। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 3.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? भाई माइनस का 3.5 यहां पे कहीं होगा। इससे पीछे क्या इंटीजर होना चाहिए? इससे पीछे कौन सी वाली इंटीजर वैल्यू होगी? 3.4। 3.5 से पीछे कौन सा इंटीजर होगा? कौन सा होगा? अरे इधर 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 इधर, मतलब इधर इधर पीछे कौन सा इंटीजर होगा? ये होगा ना, ये -4। क्लियर? बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ठीक है, पॉजिटिव नंबर का देख लिया आपने, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिया। ओके नाउ अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वाले और थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, ठीक है ना? ओके तो यहां पे अगर मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना आएगा, तो आंसर इज 2। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होगा। जो इंटीजर है उस पर तो मशीन क्या ही काम करेगी, उसे ऐसे ही बाहर निकाल के फेंक देती है। तो इंटीजर को ये सीधे ही बाहर निकाल के फेंक देता है। तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बच्चों कितना आ जाएगा? इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही आता है, -7। -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बच्चों? -10। वेरी गुड, ठीक है। 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों? 25। क्लियर? बात आ गई समझ में? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। ओके तो इंटीजर हो गए, नॉन नेगेटिव नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए। क्लियर? सबका इंटीजर बता दिया मैंने क्या आएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं। अब आप इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ओके तो नाउ इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके तो देखो ग्राफ जो होता है इसका बच्चों, ठीक, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे इसके ग्राफ को। बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान, ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक, चलो मैं ऐसा करता हूँ, ग्राफ पेपर ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसे बनाने के लिए मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास कहीं ग्राफ होगा इसमें, आई थिंक मैथमेटिक्स एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा ग्राफ, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ हो गया। ओके ओके दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसे वाइट कलर से फिल कर देते हैं, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है ना, ठीक है ना, अभी ये क्लियर दिख जाएगा आपको। ये सब इसका एक ग्राफ है ये, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे। अब ताकि ये आपको थोड़ा ढंग से दिख जाए मैंने इसलिए ये यहाँ पे ले लिया है। ओके अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ओके चलो देखते हैं। ओके तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर मैं आपसे बोलूं, अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यार मेरा जो x है वो मेरा 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 0 और 1 के, और 0 पे इक्वल मान लो चलो आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आना चाहिए बच्चों, आप ही बताओ जरा। अगर आपका 1 से छोटा है, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई, 0 होता है। 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। तो मतलब 0 से लेके 1 में जो लाइन आएगी वो आपकी ये आएगी बच्चों लाइन, ठीक है। और 1 पे क्लोज ओपन ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे क्लोज लगा दिया, ये जो डार्क होता है वो क्लोज होता है, ये ओपन। उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 1 से लेके 2 के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, 2 पर ओपन और 1 पे क्लोज। 1 से 2 के बीच में अगर आपका x जो है वो 1 से 2 के बीच में, तो वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 1 आ जाएगी भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 होगा अगर आपका x 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो यस और नो भाई, 2 होगा, 1 होगा कि नहीं होगा इस पे। तो ये यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा वो इस तरीके का आ जाएगा बच्चों, क्लियर। फिर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, 3 तक,
ये वाला ग्राफ बनेगा फिर, ठीक है। स्टेप अप फंक्शन, देखो स्टेप अप क्यों बोला था मैंने, सीढ़ियां चढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है। पहले यहाँ पे सीढ़ी चढ़ा, फिर यहाँ पे सीढ़ी चढ़ा, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ा, क्लियर। तो फिर ये आ जाएगा, ओके। फिर 3 पे बात करें तो 3 से लेके यहाँ पे, ये आपका 3 वाला पॉइंट हो गया, ये आपका 4 वाला हो गया, तो यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ होगा आपका, क्लियर। 4 पे ओपन आएगा, एंड सोन इसी तरीके से चलता जाएगा। फिर ये 4 पे आ जाएगा बच्चों आपका ये क्लोज, और ये 5 पे ओपन आ जाएगा, एंड सोन इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ओपन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोज, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ओपन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोज -2 पर, फिर यहाँ -3 पे आ जाएगा ओपन, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोज, ठीक है ना। तो इस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ जाएगा, क्लियर। इसीलिए इसका नाम स्टेप अप होता था, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम स्टेप अप होता था। देखो यहाँ से यहाँ पे चढ़ गया ग्राफ, क्लियर। जैसे आप मान लो आप जमीन पे हो और आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पे चढ़े, फिर आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, फिर आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, फिर आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, क्लियर। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की? अच्छा, अब इस ग्राफ को देख के क्या क्या चीजें आपको समझ आती हैं वो बताओ, आप क्या क्या चीजें आपको समझ आती है इसमें, ठीक है भाई। क्या क्या हमें समझ आ रहा है इसमें? तो हमें जो समझ आ रहा है वो ये है कि इसका डोमेन जो होता है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो तो आ रहा है यार, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू डाल दो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो निकल ही आता है। x की आप जो चाहे वो वैल्यू ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो निकल आएगा, -∞ से +∞। और ग्राफ देख लो आप, -∞ से +∞ में ग्राफ है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस जरूर है, जैसे x = 1 पे ब्रेक हो गया ग्राफ, x = 1 पे यहाँ पे क्या है, ग्राफ टूट गया, लेकिन x = 1 पे वैल्यू तो आ रही है ना, कुछ ना कुछ, ये बना रहा है। टूट गया तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आंसर तो आ ही रहा है ना कुछ ना कुछ। रेंज जो है बच्चों, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज है इसके इंटीजर, रेंज है इसका सब इंटीजर, ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगा इसका, रेंज आ जाएगा यहाँ पे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओनली इंटीजर्स आएंगे रेंज में। ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आते हैं, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही आते हैं। बात आ गई समझ में? ओके। और क्या है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ये भी याद रख लो, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x = इंटीजर, x के हर एक इंटीजर पे, यानी कि x = इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, हर एक इंटीजर पे ये ग्राफ टूट जाएगा, क्लियर। हर एक इंटीजर पे टूट जाएगा, इसीलिए इसे पीस वाइज फंक्शन में रखा था। टुकड़ों में आते हैं ये ग्राफ, टुकड़ों में, पीस वाइज है ना, पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, फिर फोर्थ टुकड़ा, फिर 5th टुकड़ा, इस तरीके से, क्लियर। बात आ गई समझ में? ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये कहीं पे भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा, ये एक इंटीजर को लिखने का तरीका हो गया, क्लियर। ये एक इंटीजर को लिखने का तरीका हो गया। अब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल सकते हो, इसे आप सीक्वेंशियल सीरीज में डाल सकते हो, इसे आप बाइनोमियल में डाल सकते हो, जिस चैप्टर में चाहो उस चैप्टर में यार इसे आप रख सकते हो, क्लियर, ओके। खैर इसकी प्रॉपर्टीज तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज में भी टाइम है, ठीक है। उससे पहले अभी तो मेरा मतलब सिर्फ आपको ये समझाने का था, ये और ये ग्राफ किस तरीके से बना है, ओके। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट बच्चों इसमें आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अब ये क्या होता है सब, ठीक है। अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब आ गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सबसे पहली चीज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे साहब, इसको पहचानोगे कैसे, कहीं आपको मार्केट में चलता फिरता मिल गया, तो मार्केट में घूमते घूमते मिल गया तो कैसे पहचानोगे? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया ये। बात आ गई समझ में? जब तक क्वेश्चन में लिखे ना तब तक मानना मत कीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, अदरवाइज ये एक सिंपल ब्रैकेट है। अगर क्वेश्चन में वो लिखता है कि ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, तो ही हम इसे मानेंगे कि हाँ साहब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। बाकी क्वेश्चन कराऊंगा आगे तो फिर समझ में आ जाएगा। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में ना लिखे तो अपनी तरफ से मत मान लेना कि सर ने बोला था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। भाई क्वेश्चन में लिखेगा वो, जेई के अंदर इस तरह की गलती नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन में क्लियर लिखते हैं कि हाँ साहब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, क्लियर। ये हमेशा आपको फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, इट ऑलवेज गिव्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू, it always gives fractional value, it always give fractional value। ये हमेशा आपको फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, पता ही समझ में? ये हमेशा क्या देगा आपको? फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है?
फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है बच्चों वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो 0 हो सकती है वैल्यू और ये 1 पे ओपन। क्लियर? ठीक है, 0 पॉइंट जैसे 5.0, ठीक है, 5.5 को वैसे जनरली क्या लिखते हैं, 5.0 मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, ठीक है ना। अब हम तो ऐसे ही जनरली लिख देते हैं 5 है 7 है, वैसे ही कैसे लिखते हैं 7.0 7.1 इस तरीके से, तो इनका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? ओके, 1 फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ओके, 1 नहीं आ सकती कभी, क्योंकि 1 पे तो फिर से वो नंबर बन जाएगा दोबारा से, ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। 0.1 आ सकती है, 0.2 आ सकती है, 1 से छोटी होती है। क्लियर? 1 ऐड किया तो फिर आपने फिर तो वो नंबर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? ये हो गया। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझ लो आप, ठीक है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ किस तरीके से सॉल्व होता है। जैसे कि मैंने बोला 7.2 है, तो बच्चों इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, 0.2। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ रही है इसमें, 0.2 है ना फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे 9.35 है, तो बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 0.35। बता गई समझ में? अगर आपके पास 2.8 है तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, अब आपको बताना है 2.8 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा। 2.8 में फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है भाई, 8 है। क्लियर? तो ये आपका 0.8 आ जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर? 0.8। बात आ गई समझ में? ओके, अब यहीं पे अगर ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर्स, इनका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लोगे अब आप पॉजिटिव नंबर्स का। अब मैं ले लेता हूं नेगेटिव नंबर्स, जैसे मैंने बोला माइनस का 1.2, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, अगर माइनस नहीं होता तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता, 0.2। अगर माइनस नहीं होता तो इसे 1 में से माइनस और कर दो, यानी कि 0.8। नेगेटिव नंबर में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। अब जैसे मैंने बोला 3.7 माइनस का, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा 1 माइनस 0.7, यानी कि 0.3 बच्चों। क्लियर? अब मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे जैसे 9.5 लिखा है माइनस का, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा बच्चों, माइनस के 9.5 का, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस 0.5, यानी कि 0.5। फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, यस और नो। हाँ भाई, नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल वैल्यू आप इस तरीके से निकालोगे। कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर? पॉजिटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल वैल्यू पता चल गया, जो भी पॉइंट में होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। नेगेटिव नंबर में क्या होता है, आप 1 में से माइनस कर देते हो जितना भी पॉइंट में दिया है। क्लियर? जितना भी पॉइंट में दिया है वो माइनस कर देते हैं हम उसमें से 1 में से। क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू किसका निकालना है, यहाँ पे इंटीजर्स का निकालना है, तो इंटीजर्स का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो आपका बच्चों कितना होता है, वो आपका 0 होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी, जैसे 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, तो 0। 7 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, 0। माइनस के 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, माइनस के 96 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे अगर लिखा है आपका इंटीजर, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। बात आगे समझ में? अब चाहे वो कोई सा भी इंटीजर क्यों ना हो, 0 हो या फिर 1 हो या फिर प्लस, नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो। क्लियर? बात आगे समझ में? तो वो कोई सा भी इंटीजर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उसका जो इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। ओके, बात आई समझ में? चलिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, बहुत ही आसान सा ग्राफ है, आराम से देखिएगा, है ना, बहुत आसान सा ग्राफ है इसका। तो ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो नहीं सकती कभी भी जीवन में, ये हमेशा 1 से छोटा ही होता है, 1 भी नहीं होता है कभी भी। ओके, ये हो गया भाई आपका। अब इसके अंदर जो वैल्यू निकलेगी इसकी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनता है, यहाँ से ऐसे जाएगा पहले, ओके, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, 1 सेकेंड में अभी पूरा ग्राफ बना दूंगा आपके लिए, फिर यहाँ से इस तरीके से जाएगा एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ से इस टाइप से, फिर यहाँ से जा रहा है इस टाइप से एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा ये। यहाँ पे आपके ओपन ब्रैकेट लग जाएंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे ओपन, ये ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। ठीक है ना, ये क्लोज है, ये क्या है, 1 है, ये 2 है। फिर यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे क्या है, 3 आ जाएगा, फिर 3 से आगे फिर निकल जाएगा ग्राफ इस तरीके से।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, और इससे आगे फिर निकल जाएगा ग्राफ। ये क्या है, ये -2, ये -1 पे ब्रेक हो गया, ये आपका 1 पे ब्रेक हो गया, ये आपका 2 पे ब्रेक हो गया, एंड सो ऑन इस तरीके से चलता जाएगा। क्लियर। ये y = 1 वाली लाइन थी, ठीक है ना, y = 1 वाली लाइन थी। ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ओके, तो ये क्या होता है, ग्राफ इसका डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो उससे पहले सबसे पहले तो डोमेन लिख लो, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर। x की वैल्यू क्या है भाई, -∞ से +∞ है, तो डोमेन इज आर। रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि y एक्सिस में वैल्यू क्या है, y एक्सिस में आपका जो वैल्यू है वो 0 आ सकता है, और 1 पर ओपन ब्रैकेट है, 1 क्लोज नहीं है, 1 पे ओपन है, सब जगह ओपन लग रहा है ये ग्राफ, है ना। ठीक है ना। और क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x = इंटीजर, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अब यहाँ पे जो काम की चीज है वो सुनो आप। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये जो पहली लाइन है ना, ये जो आपको दिख रही है ना फर्स्ट लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या मुझे भाई। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नो, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये आप लोगों को स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी कुछ ना कुछ तो इक्वेशन आएगी भाई, कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = x, y = x। एक सेकेंड, इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आ जाएगी सब y = x। ओके, सिंपल। एंगल इज 45 डिग्री या 45 प्लस इंक्लाइंड है लाइन। इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, किससे पास हो रही है, 1,0 से, 1,0 से पास हो रही है। तो y - 0 = स्लोप x - 1, तो y = x - 1। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y = x - 2। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y = x - 3 एंड सो ऑन। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पॉइंट है -1,0 से पास हो रही है, स्लोप इज 45 डिग्री, तो y = कितना हो जाएगा, x + 1। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x + 2, ये हो जाएगी y = x + 3। स्ट्रेट लाइन के लेक्चर ऑलरेडी डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो अगर आपको पढ़ना है तो। स्ट्रेट लाइन के कंप्लीट लेक्चर्स डले हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप जाओ वहां से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है नीचे, और वहां से जाके देख सकते हो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। बात आ गई समझ में। ओके, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। इसके अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा, y = x, y = x - 1, y = x - 2 है। ठीक है, क्योंकि ये सभी ग्राफ फंक्शन के अलावा एरिया अंडर द कर्व में भी काम आते हैं। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी भी हम लोग ऐसे ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं फटाफट फटाफट। तो ग्राफ का तो अपना ही एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, और खासकर जब आप कैलकुलस की बात करते हो, कैलकुलस जैसे सब्जेक्ट की बात करते हो, कैलकुलस जैसे पार्ट की बात करते हो मैथ्स के अंदर, तो वहां पे ग्राफ मतलब होता है आपको एक तो क्वेश्चन को फटाफट ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है ना, कई बार जीवन दान की तरह दे देता है ये क्वेश्चन में भाई, हमारे लिए तो जीवन दान ही है ना। अगर आप 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ जाते हो, ठीक है ना, जो आप छोड़ के आने वाले थे वो अगर आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिए, तो जेई के अंदर तो 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं खासकर। और अगर जेई एडवांस में अगर आपने सॉल्व कर दिया तो 2 क्वेश्चन, मतलब तो ये तो आप पकड़ लोगे बूम। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करके आना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है सर ने बोला सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। मतलब जो आप नहीं कर पा रहे थे वो आपने कर दिया तो भी काफी अलग ही इंप्रूवमेंट रहेगा, है ना। बात आ गई समझ में। तो भाई आज हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं चाहता मैं कि आप ज्यादा बड़ा लेक्चर देखें। छोटा सा लेक्चर है, 48 to 50 मिनट का लेक्चर है, आप इजीली इसे कवर कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है। ओके, नीचे एक ईमेल आईडी दी हुई है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, इससे आगे प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे एंड सो ऑन। ओके, बात आ गई समझ में। तो बैकबोन है ये फंक्शन जो है ना, वो बैकबोन है कैलकुलस का, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।